डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने पिछले 3 पार्ट में हम बात की है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। उसमें हम लोगों ने नाभिक की खोज भी कर ली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। हम लोग इसमें जानेंगे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक ये किस तरीके से स्थित रहते हैं और इसमें इनका क्या योगदान रहता है या किस किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो एटॉमिक मॉडल है वो सर जे थॉमसन के द्वारा दिया गया, जिसको हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। उन्होंने यह मॉडल तरबूज के आधार पर दिया, इसलिए हम लोग इसको कभी कभी तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अंदर हमारे थॉमसन सर कहते हैं कि जो हमारा एटम है वो गोलाकार होता है। पहला पॉइंट है हमारा गोलाकार, ये सर्कुलर होता है। ठीक है, हमारा जो एटम है वो सर्कुलर होता है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। दोनों पार्ट इसके अंदर मौजूद रहते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि इसमें जो निगेटिव पार्ट है वो तरबूज के लाल भाग में धंसा रहता है। मतलब इसमें ये हम लोग कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है, चौथे पॉइंट में उन्होंने नाम दिया इसको पॉजिटिव पार्ट का। इसमें जो तरबूज का लाल भाग होता है उसको हम लोग पॉजिटिव पार्ट कहते हैं। या यूं कहिए कि तरबूज के अंदर पॉजिटिव पार्ट बिल्कुल ऐसे फैला रहता है जैसे कि तरबूज के अंदर लाल भाग फैला रहता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब ये वाला जो मॉडल है ये फेल हो गया, क्योंकि इससे पहले जो नंबर 1 रदरफोर्ड के जो अल्फा पर किरणन वाले एक्सपेरिमेंट से, जिनके द्वारा हमने न्यूक्लियस की खोज की और न्यूट्रॉन निकाले, ये उसकी व्याख्या ही नहीं करता है। अल्फा कण वाला जो हमारा सिद्धांत थे पहले, जो रदरफोर्ड के द्वारा दी गई थी, ये उनमें से किसी की भी व्याख्या नहीं करता, इसलिए हम लोगों ने इसको नहीं माना। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी भी व्याख्या नहीं करता। ये 2 इसके मेन कारण थे जिनकी वजह से ये असफल रहा। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। अब अच्छा, इसके बाद में हमारा दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, जो अपने अल्फा पर किरणन वाले एक्सपेरिमेंट थे उनको लेकर के करीब 1911 में एक नया एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा नंबर 1 जो हमारा एटम है वो गोलाकार होता है। बिल्कुल सही, उन्होंने भी यही कहा था, गोलाकार। दूसरी बात, इसमें 2 पार्ट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट। दोनों पार्ट इसके अंदर मौजूद है। तीसरी बात, इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर, मतलब पॉजिटिव पार्ट के चारों ओर मूव करते रहते हैं। इसको हम बना देते हैं पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका। ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है। ये इन्होंने कहा पहला पॉइंट गोलाकार होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। तीसरी बात, इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पार्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है, वो पॉजिटिव पार्ट यानी कि नाभिक के चारों ओर ये लॉन्ग सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इनके अंदर रहता है। मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और ये नाभिक से कुछ दूर घूमते रहते हैं, अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर घूमते रहते हैं। चौथी बात इन्होंने कही, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है और जो नाभिक का पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों बराबर होते हैं।
मतलब चार्ज दोनों के बराबर होते हैं। यूं कहिए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव ये दोनों बराबर होते हैं इसके अंदर। पांचवी बात इन्होंने कही, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूअस इसमें मूव करता रहता है, जिससे कि इसकी जो एक्सिस है वो इसको अपकेंद्रित बल के द्वारा, मतलब एक बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कि हम लोग किसी भी रिंग को डाल करके उंगली में घुमाएं इस तरीके से डाल करके, तो हम अपनी उंगली से उसको जहां चाहे वहां पे घुमा सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। जैसे कि एक सर्कस की जो लेडी होती है या मतलब वर्कर होते हैं उनके, जो रिंग डाल करके वो कहीं पे भी घुमाते रहते हैं, हाथों में, पैरों में या फिर गर्दन में डाल करके वो घुमाते रहते हैं उसको। जस्ट वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक एक्सिस के ऊपर घूमता रहता है और अपनी स्थिति बनाए रखता है। ये इन्होंने कहा, पांचवा पॉइंट था इनका। अब ये जो पांचवा पॉइंट है यही इसके असफल होने का कारण बना। कैसे? जो हमारे क्लार्क मैक्सवेल है वो आए और उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस घूमता रहेगा तो उससे एनर्जी एमिट होती रहेगी, मतलब उससे ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा, या यूं कहिए कि वो लगातार काम कर रहा है। अगर कोई भी वस्तु लगातार काम करेगी, या कोई भी चीज ले लीजिए आप, कोई भी हो, अगर वो लगातार काम करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन भी लगातार घूमता रहेगा, काम करता रहेगा, क्योंकि यहां से एक्सिस इसके ऊपर आप केंद्र बल लगा रही है, आकर्षण बल लगा रही है, तो इसके सापेक्ष इसको भी लगातार घूमना पड़ेगा। अगर ये भी इस तरीके से घूमता रहेगा तो लास्ट में जाकर के इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी और ये लास्ट में इस नाभिक के अंदर गिर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। यही कारण नंबर 1 पे इनके असफल रहने का कारण बना। दूसरी बात, जब कोई वस्तु कंटिन्यूअस काम करती है तो एक स्पेक्ट्रम जो आता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है। मतलब जब भी कोई वस्तु काम करती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा MRI या फिर ECG, जब हम लोग मतलब ECG कराने जाते हैं तो एक कागज की एक पट्टी सी होती है, उसके ऊपर इस तरीके की लाइन आती रहती है जिसमें ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। कभी आपने टीवी की स्क्रीन पे भी देखा होगा। तो इस तरीके की जो स्पेक्ट्रम होती है ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाती है। लेकिन जो हमारा नाभिक इसका एटम का स्पेक्ट्रम आता है वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, मतलब लाइन सीधी हो जाती है, एक लाइन की तरह के साथ है। आप जानते होंगे कि कभी कभी ये लाइन पिक्चर्स में, टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, बिल्कुल सीधी हो जाती है, तब हम लोग इस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें ये मतलब प्रूव नहीं कर पाए या फिर इनकी व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए ये मॉडल भी असफल रहा। आइए अब हम बात करते हैं नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा जो एटम है वो गोलाकार होता है, मतलब गोल होता है। दूसरी बात, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट ये रहा और निगेटिव पार्ट इसके बाहर की तरफ यहां पे होता है। तीसरी बात, इसके अंदर जो निगेटिव पार्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो वृत्तीय कक्षाओं में होते हैं, यहां नाभिक के चारों ओर, ये इन कक्षाओं के अंदर होते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में रहते हैं। इसके अंदर जो बाहर नाभिक की जो बाहर जो वृत्तीय कक्षाएं हैं, इन सभी वृत्तीय कक्षाओं में नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन, बल्कि उन कक्षाओं के अंदर रहते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है।
h अपॉन 2 पाई, या फिर इसका पूर्ण गुणित होता है एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। ये यहाँ पे हम लोग एन है हमारी कक्षा की संख्या, एक भी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चौथी भी, एटसेट्रा जो भी आप लोग लिखना चाहें वो हो सकती है। अच्छा, ये जो कक्षाएं हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता हुआ ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अपनी कक्षा में रहता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये आप लोगों को ध्यान देनी है बात। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट विशेष पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसमें होता क्या है कि जो हमारा ये नाभिक है इसके बाहर जो पहली कक्षा होती है इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। दूसरी बात, जो सबसे बाहर वाली होती है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अंदर वाली कक्षा है उससे बाहर की तरफ ऊर्जा, मतलब कक्षा की जो ऊर्जाएं हैं वो बढ़ती हैं। सबसे कम पहली कक्षा की होगी, उससे बाद दूसरी कक्षा की, फिर तीसरी कक्षा की, और फिर चौथी कक्षा की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसमें इन कक्षाओं के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, वो चाहे तो अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में आए या बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में जाए, वो ऊर्जा का उत्सर्जन केवल या फिर एब्जॉर्प्शन तभी कर पाएंगे। अगर हम मान लीजिए कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में आता है, मतलब एक निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्चतम ऊर्जा वाली कक्षा में आता है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जब तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। और हमारे पास मान लीजिए उसकी एनर्जी है E2, या इस कक्षा की जो एनर्जी है वो E2 है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में जाता है, तो उच्च ऊर्जा से वो निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में जा रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। यहां मान लीजिए उसकी एनर्जी E1 है, तब वो जो ऊर्जा का अंतर होगा वो हमारा डेल्टा E इक्वल E2 माइनस E1 होगा, सॉरी E1 ये होगा। एक चीज और, जब हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी स्वयं की कक्षा में रह रहा है तो उसकी अवस्था कहलाती है ग्राउंड स्टेट या फिर आध अवस्था। और जब वो एनर्जी को एमिट करने के बाद लेने के बाद में एब्जॉर्ब करने के बाद में बाहर वाली कक्षा में पहुंचता है तो उसकी बाहर वाली कक्षा वाली अवस्था कहलाएगी उत्तेजित अवस्था। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो उत्सर्जित हुई है या अवशोषित हुई है उसको हम लोग इस समीकरण की हेल्प से निकाल सकते हैं। इस समीकरण में न्यू आवृत्ति है, एच प्लांक की नियतांक है, और ये हायर एनर्जी वाली कक्षा की एनर्जी है और ये लो एनर्जी वाली कक्षा की एनर्जी है। तो यहां तक हमें जो है नील बोर्स के द्वारा कई सारी चीजों का पता चला, या उन्होंने अपना इस तरीके से मॉडल प्रस्तुत किया। इस एटॉमिक मॉडल के अब दोष के बारे में बात करेंगे। दोष क्या है? नंबर 8, ये जो एटॉमिक मॉडल है जो हमारे कम परमाणु क्रमांक वाले एटम्स हैं उनकी तो व्याख्या करता है, लेकिन जो अधिक परमाणु क्रमांक वाले हमारे एटम्स हैं ये उसकी व्याख्या नहीं करता है। और जो हमारे जैसे कि कम परमाणु क्रमांक वाले, लिख दे रहा हूं मैं, कम परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं की व्याख्या करता है। व्याख्या करता है, परंतु
अधिक परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं की नहीं करता। दूसरा पॉइंट, ये जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, इनकी व्याख्या नहीं करता है, की व्याख्या नहीं करता, इसलिए ये भी असफल रहा। इसके बाद हम बात करेंगे सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल।